पुनः आप सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। बोर्ड परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ देखिए आपका वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, फाइन ब्रोमोमाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो देखिए हम बेंजामाइड तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, तो हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया, इसमें अपक्रिया हम करा देते हैं बेंजामाइड की C6H5CONH2 C6H5CONH2 की क्रिया हम करा देते हैं Br2 प्लस KOH के साथ। अब देखें इसमें हम 2 के ले लेते हैं। अब हमारा होगा क्या, यहाँ पर जो CO ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाता है। 2 OH होने पर 2 OH यहाँ पर हम 4 KOH ले लेते हैं। 4 यहाँ पर हमारे 4 KOH हो जाएंगे प्लस 4 KOH। अब देखिए 4 OH होने पर 2 पानी बन जाएंगे, 2 वो हमको मिलेंगे, 2 वो CO से जुड़ करके CO3 बना लेंगे, जिससे 2 K से मिलकर K2CO3 बन जाएगा और 2 के Br से मिलकर के 2 के Br बना लेंगे। इस तरह से यहाँ का जो CO ग्रुप है, जो कार्बोनिल समूह है, यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये एनिलीन बन जाएगी C6H5NH2 प्लस यहाँ पर 2 के Br से मिलकर के 2 के Br बना लेंगे, 2 के Br प्लस बन जाएगा K2CO3। 4 OH होने पर 2 पानी बनेंगे, 2 वो फ्री होंगे, वो दोनों वो CO से जुड़ करके CO3 बना लेंगे, जो K के साथ मिलकर K2CO3 बनाएंगे और 2 हमारे पानी बन जाएंगे H2O। इस तरह से ये हमको एनिलीन मिल जाती है, C6H5NH2 एनिलीन मिल जाती है। तो कह रहा हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस तरह से ये हाफमान ब्रोमोहेमाइड अपक्रिया द्वारा हमारी ये एनिलीन बन जाती है। फिर आगे कह रहा है इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ प्रदर्शित कीजिए। अब जो हमारी एनिलीन है, तो एनिलीन हमारी है C6H5NH2 की क्रिया हम करा देते हैं एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड हमारा है CH3COCl। इसके साथ जब क्रिया करा देते हैं तो इसका एक ही H निकल करके और Cl से मिल करके HCl बन करके अलग हो जाता है। COCH3 जो एसिल समूह है वो हमारा इससे जुड़ जाता है। इस तरह से हमारा ये बन जाता है C6H5NHCOCH3। इस तरह से हमारी एसिटिलीन बन जाती है ये। इस तरह से एनिलीन की क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से करा देते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है और प्लस HCl हमारा जो है होता है वो अलग हो जाता है। फिर दूसरी अपक्रिया हमारा कह रहा है, अगली अपक्रिया कह रहा है कि इसकी अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ दिखाइए। तो देखिए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो एनिलीन की क्रिया, तो C6H5NH2 कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के साथ अपक्रिया को दिखाना है। तो देखें इसके हम दौड़ ले लेते हैं। तो दौड़ जब ले लेते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पर दौड़ एक H जो होता है CS2 से कह रहा, किसके साथ कह रहा, कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। तो C6H5NH2 क्रिया ले लेते हैं तो हमारी अपक्रिया हो जाती है
ये हमारा हो जाएगा C6H5NH, और जो S होता है वो डबल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ जाता है, ये CS हो जाता है, यहाँ पर CS हो जाता है। और साथ में हम KOH भी ले लेते हैं, KOH के साथ दिखा देते हैं, तो हमारा ये हो जाता है। और इसका एक अणु इधर जुड़ जाता है, NH हमारा हो जाता है NH C6H5, तो हमारा ये NN डाइफिनिल थायोयूरिया बन जाता है, NN डाइफिनिल थायोयूरिया ये बन जाता है CS2, ये हमारा अलग हो जाता है। प्लस हमारा यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 2 KOH केवल ले लेंगे, CS2 प्लस 2 KOH कर देंगे, 2 KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो 2 K और एक S मिलकर के K2S बना देगा, K2S बन जाता है। प्लस 2 अणु पानी बन जाते हैं, OH यहाँ से 2H मिलते हैं और 2 अणु हमारे पानी बन जाते हैं, तो 2H2O बन जाता है, 2H2O। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है NN डाइफिनिल थायोयूरिया, ये हमारा बन जाता है NN डैश के लिए NN डैश डाइफिनिल थायोयूरिया बन जाता है हमारा। तो इस तरह से ही हमारा रासायनिक समीकरण है। जब एनिलीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं तो हमारा NN डैश डाइफिनिल थायोयूरिया बनता है। तो इस तरह से आई होप समझ गए होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण 19 में पूछा गया है, इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भरण 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। अब देखिए हरानुसार ग्लिसरॉल जो है हमारा 25% है, ग्लिसरॉल हमारा 25% है, ग्लिसरॉल जो है हमारा ग्लिसरॉल का भार बराबर 25, तो ये 25 ग्राम हो जाएगा और शेष हमारा जो हो जाएगा वो जल हो जाएगा। प्रतिशत में दिया है तो ग्लिसरॉल 25 हो जाएगा और जलीय विलयन है तो जो जल का भार होगा तो 100 से 25 कम हो जाएगा, 100 माइनस 25 तो बचेगा 75 ग्राम। 75 ग्राम हमारा जल होगा। जल का अणुभार 18 होता है। अब ये C, इसका अणुभार हम ज्ञात कर लेते हैं, तो C3H8O3 का अणुभार बराबर C12 तो 12 36 हो जाएगा, प्लस H8 हो जाएगा, O का 16 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 8 8 16, 4 20 2 22 के 2 हाथ आए 2, तो 4 2 6 3 9, ये हो गया 92। तो इस तरह से हमारा ग्लिसरॉल का अणुभार हो जाएगा 92। अब कह रहा है ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, तो ग्लिसरॉल का मोल अंश हमारा हो जाएगा, ग्लिसरॉल का मोल अंश बराबर ग्लिसरॉल के मोल बटे ग्लिसरॉल के मोल प्लस जल के मोल। तो ग्लिसरॉल हमारा है 25 ग्राम, तो हो जाएगा 25 बटे ग्लिसरॉल का अणुभार हमारा है 92, तो हो जाएगा 92 बटे फिर 25 बटे 92 प्लस जल है हमारा 75 ग्राम, 75 और जल का अणुभार है हमारा 18 ग्राम। इस तरह से हमारा आंकड़ा हो जाएगा भांसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये 25 बटे 92, चूँकि हमारा जो N होता है वो भार बटे अणुभार होता है,
ये हमारा होता है भार, एन का मतलब होता है भार बटे अणुभार। स्मॉल एन माने विलेय, स्मॉल एन माने विलेय के मोल, कैपिटल एम माने विलाय के मोल। तो इस तरह से हमारे हो जाएंगे। अब इस मान को हम यहाँ पर लिखते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो 92 को अगर 25 से डिवाइड कर दें तो 92 को अगर 25 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा दशमलव, और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तो 2 बार जाएगा तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 10 से 4 गया बचा 6, यहाँ बचा 4, 4 तो हो गए 14, 8 6 14, 14 से 8 गए 6 बचे, 66 यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब ये जाएगा 963, 963 तो 2 2 सती 14 के ये 4 हो जाएगा, 963 एक 64 हो जाएगा, घटा देंगे 10 से 4 गया 6 बचा, यहाँ 5 5 से 4 गए 1 बचा आधे से कम, तो ये हो जाएगा हमारा 0.27, और ये भी नीचे भी हो जाएगा 0.27 प्लस। अब 18 को 75 से भाग कर देते हैं तो 18 को 75 से भाग कर देते हैं, 75 को भाग करेंगे तो 18 36 18 नीचे 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 हो जाएगा, 72 3 75 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 18 51 18 और यहाँ 8 से 10 गए 2, यहाँ बचा 12, एक 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, 18 95 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, लगभग इसको 2 मान लेते हैं तो ये मान चलते हैं लगभग 2, ये हो गया 4 पॉइंट, ये 2 अंक है तो ये 2 मत माने हम, 4.1 और ये चाहेगा 18 95 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते, चलिए 18 सत्ते 126, 1/7 के बराबर मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बराबर हो जाएगा ग्लिसरॉल, चलिए C6H3O8, C3H8O3, C3H8O3 का मोल अंश बराबर हो जाएगा 0.27, नीचे हमारा जुड़ जाएगा, तो जब जुड़ जाएगा तो ये 7 7 14 के 4 हो जाएगा, 7 7 14 के 4, 2 1 3 1 4 पॉइंट और ये 4 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है तो 2 अंक कट गए, तो कुल मिला के हमारा बचा 27/444। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो इतना हो गया। अब चाहे यही लिख छोड़ दिया, चाहे हम भाग करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको डिवाइड करके लिख दिया तो 4 4 4 को भाग करेंगे 2 का 7 27 से, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, अभी भी छोटा है, फिर 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 24, 4 छंग 6 बार आ जाएगा, 4 छंग 24 के 4, 4 छंग 24 2 26 के 6 हाथ आए 2, फिर 4 छंग 24 2 26, 10 से 4 गए, यहाँ बचा 6, 10 से 4 गया बचा 6, यहाँ बचा 9 से 6 गया 3, 6 से 6, इस तरह से हमारा ये बचा 36, इस तरह से 36 बचा, बहुत छोटा है, बस यही हम लग देते हैं 0.06 हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, इस तरह से हमारे ग्लिसरॉल के मोल अंश हमारे हो जाते हैं। आई होप समझ गए होंगे। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है, केवल एक रासायनिक समीकरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। फिर कह रहा फ्रक्टोज में भी सिद्ध कीजिए, बताइए कि अपक्रिया फ्रक्टोज में भी कार्बोनिल समूह उपस्थित है और ग्लूकोज में भी कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करके लाना है। चलिए देखें तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर होगा ग्लूकोज
ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, की उपस्थिति, उपस्थिति सिद्ध करने हेतु HCN का, HCN की योगशील अभिक्रिया, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति सिद्ध करने हेतु HCN की योगशील अभिक्रिया दिखाते हैं, दिखाते हैं, जिससे साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन, जिसे साइनोहाइड्रिन बनता है, इसे साइनोहाइड्रिन बनता है। जैसे, जैसे अब देखिए ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, अब ग्लूकोज हमारा होता है CHO, CH ये, फिर CHOH का होल फोर्थ और CH2OH, CH2OH। इसी क्रिया हम HCN से करा देंगे, HCN से करा देते हैं। तो देखिए इसका जो पाई बंध है वो टूट जाता है, पाई बंध टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे आ जाती है, माइनस होता है, C+ हो जाता है। HCN में H+ C- बनता है, इसलिए H+ O- से जुड़ करके OH अलग हो जाता है, CN- और C+ जुड़ करके CN अलग हो जाता है। इस तरह से हमारा जो कार्बोनिल समूह है, इस तरह से हमारा ये हो जाता है OH और ये हमारा होता है CN, और ये CHOH का होल फोर्थ CH2OH। इस तरह से हमारा बन जाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये हमारा बनता है ग्लूकोज, ये हमारा जो बनेगा CHOH, CH2OH होगा, ये हमारा बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब देखिए फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में, अब फ्रक्टोज में हम दिखाते हैं कि ये होता है फ्रक्टोज में CH2OH, C++O, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, CH2OH, 1 2 2 और 3 2 5 1 6, ये हमारा फ्रक्टोज का सूत्र होता है। इसमें से हम क्रिया करा देते हैं, फिर HCN की, HCN से क्रिया करा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है CH2OH C, और ये कार्बोनिल समूह में फिर यहाँ पर ये पाई बंध टूट जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये माइनस बन जाता है, C+ हो जाता है, ये टूटता है तो H+ CN- बनता है, प्लस H और CO- जुड़ करके OH बना लेते हैं, और CN- C से जुड़ करके CN बना देता है। इस तरह से ये कार्बोनिल समूह ब्रेक होकर के OH और CN में C के द्वारा बंध बना लेता है, और ये हमारा वजह होता है CHOH का होल थ्राइस, और ये होता है CH2OH। इस तरह से हमारा बन जाता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, हमारा बन जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन जाता है। इस तरह से
तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज में हमारा कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो बोर्ड में हमारा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में किसी एक में पूछा जाएगा कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो हम जब HCN से योग दिखा देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। NH2OH हाइड्रोक्सिलैमीन से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित अपक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण सहित बताइए। Hg + H2SO4 गिव्स HgSO4 + H2। तो ये हमारी समीकरण है। तो कह रहा है ये अपक्रिया संभव हो या नहीं। अब देखिए Hg जो मरकरी धातु हमारी होती है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे होती हैं वे अम्ल विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो अम्ल विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसलिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे हमारी कुछ धातुएं होती हैं। जैसे हमारी हाइड्रोजन है तो इसके नीचे हमारा जैसे होता है, हमारा कॉपर है, Ag है, हमारा Hg है, हमारा Au है, हमारा Pt है। इस तरह से ये जो हमारी धातुएं हैं ये हाइड्रोजन के नीचे होती हैं, तो ये अम्ल विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो देखिए इसका आंसर होगा, आंसर इसका आंसर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं वह अम्ल विलयन से हाइड्रोजन को, अम्ल विलयन से H2 को विस्थापित, वह अम्ल विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं तथा जो धातुएं विस्थापित करती हैं तथा जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे हैं तथा जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे हैं, हाइड्रोजन के नीचे हैं वे अम्ल विलयन से H2 को विस्थापित नहीं करती हैं, क्योंकि Hg विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए ये अम्ल विलयन से H2 को
विस्थापित H2 को विस्थापित नहीं करेगी, इसलिए Hg प्लस H2SO4 gives HgSO4 प्लस H2 अपक्रिया संभव नहीं है। अपक्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये क्रिया संभव नहीं है क्योंकि Hg का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में है, इसलिए ये H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में अक्सर आते रहते हैं, 1 या 2 नंबर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी प्रथम कोट की अपक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 2019 में पूछा गया है। फिर इसी को प्रथम कोट की अपक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 18 और 15 में पूछा गया है। तो देखिए हमारे तो प्रथम कोट अपक्रिया का वेग समीकरण, प्रथम कोट अपक्रिया का वेग समीकरण होता है हमारा K बराबर 2.303/T log V10 A/A-X, ये हमारा होता है। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा है T बराबर दिया हमारा 40 सेकंड, T बराबर हमारा 40 सेकंड और X जो है वो हमारा है A/2 के बराबर। तो हमारा K बराबर हो जाएगा 2.303/40 log V10 A, नीचे X की है /2 रखेंगे तो ये A/2 बचेगा, A से ये कट जाएगा, log 2 बचेगा। इस तरह से K बराबर होगा 2.303/40 log V10 और ये बचेगा 2। इस तरह से हमारा हो जाएगा K बराबर 2.303/40 और ये log 2 का मान होता है 0.3010। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा K बराबर, ये तो हो जाएगा 0.6932 दोनों गुणा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 40। अब इसको अगर हम 40 से डिवाइड करें तो इसको हम भी लिख सकते हैं। एक अंग और आ जाएगा तो हो जाएगा 0.06932/4 बचेगा। अब इसको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। 0.06932 को अब देखिए दशमलव हमने लगा दिया। तो अब इसको हम ये कर लेते हैं। पहले इसको हम देखिए कि K बराबर हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने हटा दिया तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 अंक। चलिए 2 से पहले काट देते हैं। 2 एकन्ना 2, देखिए काट दें, 2 एकन्ना 2 तो ये हो जाएगा 0.03, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। तो 10 काटा था, 2 से फिर कट गया
तो हो जाएगा 0.0, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 3 6, इस तरह के बराबर हो जाएगा। के बराबर हमारा हो जाएगा 0.01733। इसको हम लिख सकते हैं के बराबर 1.73 इंटू 10⁻1 2 अंक से आगे तो -2 हो जाएगा, 2 प्रति सेकंड। ये हो जाएगा प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आई होप समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को साथियों में शेयर भी करते रहें। ये वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो धन्यवाद।